अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यूजुअली मेरे एपिसोड जो होता है उसमें यूजुअली अकेली मैं ही होती हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशली एक गेस्ट को बुलाया है मैंने, जिनसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मिलें। ही इज़ द ओनर और द CEO कह लें आप ऑफ सहारा विलेज वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि बुज़ुर्ग लोगों को और मेंटली चैलेंज्ड लोगों को और अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से जो लोग छोड़ दिए जाते हैं या अबैंडन कर दिए जाते हैं, ये उन लोगों को संभालने का काम करते हैं। और आज मेरी ये बहुत तमन्ना थी कि मैं इनसे इंटरव्यू लूँ और इनसे पूछूं कि क्या ऐसे मसाइल हैं जिनको ये फेस करते हैं और हम इनकी किस तरह एज अ सोसाइटी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। लेट्स मीट राना आगा। अस्सलाम वालेकुम राना अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपसे हम पूछेंगे कि आप ये काम जो इतने अरसे से कर रहे हैं, इसकी क्या डिटेल है और इसमें आपकी क्या इंस्पिरेशन रही। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक 32 इयर्स से आप ये काम कर रहे हैं। जी। तो कैसी रही ये? वैसे तो 32 नहीं, मेरी एज ही समझे, मैं तो 12 साल मेरी एज थी। जी। और फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। जी जी। तो जब स्कूल जाता था, तीसरी क्लास में मैं पढ़ता था, तो जी। स्कूल जाते वक्त किसी बुज़ुर्ग को देखना, हाँ जी। उसकी हेल्प कर देना, किसी को मस्जिद में छोड़ देना, जी। को बड़ी भी को सामान उठाया उनके घर में। हाँ जी। तो ये खिदमत खलक का काम जो है वो वहाँ से बचपन से ही 12 साल की एज से मैंने स्टार्ट लिया। फिर आस्ते आस्ते जैसे जैसे पता चलता गया कि ये एक वेलफेयर इदारे होते हैं। जी। 86 में मैं कराची आया। जी जी। कराची आके मैंने जब समंदर पे ऐसे घूमने गया था, जी जी। क्लिफ्टन पे, हाँ जी। तो वहाँ लोगों को डूबते देखा, हाँ जी। बच्चों को माँ से बिछड़ते देखा। जी। तो सोचा कि भाई इन लोगों की जान बचाई जाए, इनको सही। बेहतरी की तरफ लाया जाए। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ पे मैंने एक सहारा हेल्प कैंप लगाया। ठीक है। और अच्छा, ये नाम की जो बस सहारा ऐसे जहन में आया कि किसी को सपोर्ट करना, तो वो सहारा का एक अल्फाज। हाँ जी हाँ जी। तो उस टाइम ये सहारा जहन में आया, तो सहारा हेल्प कैंप 86 में, बिल्कुल वहाँ समुंदर के किनारे पे। ठीक ठीक। वहाँ पे हमने लोगों को फिर बैनर लगा दिए कि भाई यहाँ समुंदर की खौफनाक लहरों से बचा जाए और नहाना मना है, ये वो। तो इस तरह के काम फिर एक्टिविटी वहाँ करते रहे। अच्छा, तो सर ये बताएं कि आपको जो एल्डरली, जो कि मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है मेरी, वो ये है कि आप ज़्यादातर वो एल्डरली लोगों का, यानी वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि उसके बाद मैंने 90 में फिर एक इंडस्ट्रियल होम बनाया। जी जी। जिसमें ये यतीम बच्चियाँ और बच्चे, ठीक, और इनको हुनर सिखाना 90 में कुरंगी में। ठीक है। तो वहाँ तकरीबन हज़ारों बच्चियाँ हुनर सीख के जा चुकी हैं। वो 20 साल तक वो चलता रहा माशाअल्लाह। उसके बाद 2005 में जब ज़लज़ला आया, तो हमने उस पर काफ़ी वर्किंग की, काफ़ी काम किया। तो फिर लोगों की कॉल आनी शुरू हो गई कि जी आप ओल्ड एज होम बनाएं। बिल्कुल। तो इसकी नीड है जी। तो 2005 में हमने इसकी वो बुनियाद रखी सीनियर सिटीज़न होम की। तो सबसे पहले हमारे पास एक जस्टिस थे, उनकी वाइफ जो है एडमिट हुई। अच्छा। तो जस्टिस की वाइफ। और उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। अच्छा, तो ये जो आपके जो इनमेट्स हैं, जो रहायशी, जो इस इदारे के रहायशी हैं, वो मेरा हमेशा से ख्याल था कि जो गरीब गुरबा, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, हाँ, उस तरह के तबके के ज़्यादा लोग हैं। नहीं नहीं, वो ज़रूरी नहीं है जी। ये तो कंप्यूटर किसी का भी ख़राब हो सकता है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। हाँ जी। पैसा तो, होना ना होना इज़ नॉट द की टू दिस। बिल्कुल। तो ये कि जो उम्र होती है, जैसे अभी उनकी 85 के करीब एज थी। जी जी। तो इस एज में जो है वो डिमेंशिया जो है वो हो जाता है। तो फिर घर में घर वालों को संभालना ज़रा मुश्किल हो जाता है उनको। तो प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उनका इलाज होता है। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, सेक्रेटरी डॉक्टर हैं, उनको चेकअप करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। अब बाज़ लोग तो खून सफ़ेद हो जाता है, जानबूझ के छोड़ देते हैं। बस यहाँ से अपना घर बार बेचा, अमेरिका सेटल हो गए बच्चे, और माँ बाप को जो है ना वो ओल्ड एज होम में उनको डाल दें, डिस्पोजेबल ग्लास की तरह। बिल्कुल, ज़ाहिर है उनको उम्मीद होती है कि इनसे अब तो कोई उम्मीद नहीं है कोई इनकम की, वो फाइनेंशियल उम्मीद। हाँ, तो वो फिर ये कि अपना घर बार बेचा, वो सेटल हो गया, कोई बरतानिया, कोई इधर कोई उधर। बाकी यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके औलाद नहीं है, शादी नहीं होती,
बुज़ुर्ग हो जाते हैं जी। उनका ख़ानदान में कोई नहीं रहता, कुछ संभालने वाला नहीं होता, तो ज़्यादातर केस इस तरह के हैं जिनकी शादियाँ नहीं होती, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको कोई केयर करने वाला नहीं होता। यानी कोई दूसरा फैमिली मेम्बर अपने घर में ले ले या हाँ, वो नहीं रख सकता, वो अब चाचा को कौन संभालेगा। उसकी बीवी बोलती है भी तुम्हारा भाई अपने शोहर को बोलती है कि अब तुम इसको देखो, यहाँ घर में बच्चों पे असर पड़ता है, वो वाकई असर पड़ता है। अब जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, वो कपड़े अपना उतार देना, तो उल्टी सी बातें नहीं, वो एक्चुअली हम लोग ये भी नहीं प्रॉब्लम आ जाती है, ये भी नहीं रियलाइज़ करते कि जैसे आप बता रहे हैं डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है जी, जी, जी। जिसमें ये जो पैरालिसिस हो जाता है, फॉलेज हो जाती है, या इस तरह की बहुत सारी दिमागी बीमारियां जो एज के साथ होती हैं, वो वाकई घर में उनको कंटेन करना बहुत मुश्किल पॉसिबल नहीं होता। तो वो इसमें लोग कहते हैं कि ओल्ड एज नहीं होना चाहिए, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अब ज़रूरत है इस चीज़ की। अगर ये सीनियर सिटीज़न ना हो तो ये लोग बेचारे कहाँ रोडों पे आपको मिलेंगे सारे। तो इसी तरह फिर इसके साथ साथ हमने दूसरे मेंटली चैलेंजेस लोग हैं उनकी लोगों की प्रॉब्लम्स देखी। एक बूढ़ी माँ हमारे पास आके रो रही है कि मेरा बच्चा मेंटल है और मेरी 4 बेटियां जवान घर में बैठी हैं, उनका रिश्ता कोई नहीं लेता उस बेटे की वजह से। फिर उनको हमने इस तरह के लोगों को मेंटली चैलेंजेस जो है उनको कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जैसे वालदा हैं, अब अगर बेटी है इस तरह की जो ज़रा ज़हनी तौर पे वो है, अब वालदा की डेथ हो गई है, वालदा दोनों की डेथ हो गई, तो अब भाभी कह रही है मियाँ को कि मैं तो नहीं संभालूंगी, मैं क्यों रखूं इसको। बिल्कुल इसी तरह है, तो ये मामलात होते हैं। बाकी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 5 सेंटर हैं कराची में जी। तो हमने कैटेगरी अलग अलग इनकी बना के रखी है। जो साइकी हैं उनको अलग रखते हैं, जो थोड़ा नॉर्मल है उनको अलग रखे हैं, जो बहुत ही मेंटली चैलेंजेस उनको अलग हमने रखा। अच्छा सर, ये पूरा आपका जो इदारा है ये फुली सिर्फ चैरिटी पे चलता है या नहीं? हमने शुरू में चैरिटी पे शुरू में रखा था, मगर ये कि मैंने जैसे बताया कि खून सफ़ेद हो जाता है, तो जिसके पास होता है कुछ देने के लिए वो भी नहीं देता। चैरिटी का नाम सुनते ही वो कहते जी फ्री में डाल दो इनको। तो उसमें हमने 3 कैटेगरी बना दी। एक तो हमने प्राइवेट रखा, जो लोग दे सकते हैं, जिस पे ज़कात नहीं लगती, उनको हमने कहा कि बिल्कुल साहिब हैसियत है, सारी ज़िंदगी उसने कमाया, घर बनाए, बंगले बनाए, फैक्ट्रियाँ बनाई, आखिर में ये कि उनको संभालना मुश्किल है, तो हम कहते हैं कि इनका जो अखराजात हैं वो आप पे करें, आप खुद पे करें, वो पे करें। और बच्चे करते हैं? बस कोई एक फर्स्ट टाइम थोड़ा 1 मंथ की फ़ीस दे दी, उसके बाद गायब, फ़ोन बंद, एड्रेस गलत, फिर हत्ता कि उसकी डेथ होती है तो वो भी हमें उसको दफनाना पड़ता है, वो सारी जिम्मेदारी हमारे सर पे है। इसी तरह मिडिल क्लास के लोग हैं, हम उनको कहते हैं जो आप कर सकते हैं वो आप करें, तो उसमें भी यही है, ज़बरदस्ती आप किसी से ले नहीं सकते, बिल्कुल सही, ना कोई देता है जी। इसी तरह फिर इनकी जो इनकम आती है, इन्हीं में से हम तीसरा जो कैटेगरी वो चैरिटी पे है, उसमें जो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं, जिन पे ज़कात लगती है, उनको हम जिनका कोई नहीं, उनको रोडों पे आपने कॉल की कि राना साहब ये एक ख़ातून बूढ़ी माँ रोड पे पड़ी है, इनको ले जाएं, तो ऐसे लोगों को हम रखते हैं, वो चैरिटी पे रखते हैं, उनके ऊपर ज़कात जो आती है हमारे पास वो उस पर हम खर्च करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि क्राइटेरिया क्या हो, जैसे सड़क पे तो बेतहाशा लोग हैं, तो आपके पास जो लोग आप जिनको अपने उसमें रखते हैं, अपने सरपरस्ती में रखने का फैसला किस तरह, किस बेसिस पर? देखें, वो हम तो जितनी हमारे पास स्पेस है या वसाइल है उसके अंदर रह के हम काम करते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। हम मौखिर हजरात से हम ये कहते हैं कि आप ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करें। देखें ना, अगर हम वो बीमार होता है तो हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, वो कहते हैं खिदमत आप करें, यहाँ पैसे जमा करवाएं तो हम इसका इलाज करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हम ये कहते हैं जो साहिब हैसियत लोग हैं कि भी वो आएँ, इस तरह जैसे रोडों पे जो ख़वातीन पड़ी हैं या बुज़ुर्ग पड़े हुए हैं उनको स्पॉन्सर करें, ताकि जो उसके अखराजात है कुछ वो पे करे, कुछ अदारा पे करे, तो इस तरह मिलजुल के उसकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जो बेहतर आ सकती है। तो बाकी वो तो पूरा कराची इस टाइम हज़ारों की लाखों की तादाद में रोडों पे पड़े हैं, तो ये काम तो रियासत का है, मगर ये कि रियासत की तरफ से भी हमें कोई सपोर्ट नहीं होती। एक पानी का गिलास भी रियासत नहीं देती, जबकि ये इलेक्ट्रिक बिल हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, जितने भी हैं ये गवर्नमेंट का है, हाँ, मगर नहीं वो कोई फैसिलिटी इस तरह की हमें नहीं, कोई रिलीफ नहीं देती गवर्नमेंट। तो जो हम अपनी मदद आपके तहत
अच्छा, आपने मेरी जब आपसे लास्ट मुलाकात हुई थी तो आपने ये भी जिक्र किया था कि कई दफ़ा लोग आते हैं और तनकीद करते हैं कि ये देखें कैसे रखा हुआ है, इस तरह कौन रखता है, इस तरह तो इंसान जानवरों को नहीं रखता, ये कौन सा तरीका है। तो आपने उस पर भी बड़ा एक मुझसे एक जिक्र किया था कि देखिए जो वसाइल होंगे इंसान उसी के हिसाब से करें। देखिए हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम उतना ही काम करते हैं जितना हम संभाल सकते हैं। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम सहारा विलेज जो है पूरे पाकिस्तान में एक नाम है, और माशाल्लाह हम जितना बेहतर कर सकते हैं। जो साइकियाट्रिक पेशेंट के हवाले से इस टाइम जो है ना हमारा सबसे ज़्यादा पेशेंट इस टाइम 400 के करीब पेशेंट है हमारे पास 5 सेंटरों के अंदर। तो एदी के बाद हमारा, मगर ये कि हमारा थोड़ी क्वालिटी है, हमारा ऐसा नहीं है कि भाई, क्योंकि ये हाँ लोग बेचारे इलाज करा करा के थक जाते हैं हॉस्पिटलों में। कराची नफ्सियात हो गया, आगा खान हो गया, जना हॉस्पिटल, थक जाते हैं जब। तो फिर उसके बाद वही हॉस्पिटल कहते हैं जी आप एदी में छोड़ दो या सहारा में छोड़ दो। तो वो फिर हमारे पास आते हैं, तो फिर हम उनके ये कि ये लॉन्ग लाइफ चलते हैं, ला इलाज होकर हमारे पास आते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं घर में भी, अगर एक बंदा अगर इस तरह का हो तो पूरा ख़ानदान उनका जो है वो परेशान होता है। तो हमारे पास 400 लोग हैं, हमारा क्या हाल होगा। अच्छा, और एडिक्शन तो आप अब नहीं करते ना, आपने कहा था पहले? हाँ, वो उस पर भी हमने 3 साल काम किया है, मगर ये कि ये लोग ऐसे हैं, ये माशरे में बेहतर होना ही नहीं चाहते, सही छोड़ना ही नहीं चाहते। वो कोई बीमारी नहीं है नशा, नशा जो है वो चॉइस है, वो बीमारी नहीं है। वो आप मार्केट जाते हैं, पैसों से ख़रीदते हैं और नशा करते हैं और बीमारी अपने गले लेते हैं। तो ये जो हमारे पास ये लोग हैं बेचारे, क्योंकि पहले हमारे पास इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, तो हमने इनके ऊपर भी काम किया, 3 साल काम किया, मगर बहुत मुश्किल करी। लेकिन फिर आपको गुस्सा भी चढ़ता है ना कि ये तो सही होना नहीं चाहते। नहीं, वो होना ही नहीं चाहते ना। वो 1 साल भी अगर आप उनको बंद रखें, उनका इलाज करें, वो जैसे बाहर निकलेंगे तो वो फिर उसी में चले जाएंगे। तो वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे आप अपनी एनर्जी, अपनी फाइनेंशियल जो भी वसाइल है वो वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये अगर कोई अगर खुद आता है हमारे पास कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे साथ कोऑपरेट करें, तो हम उसको कोशिश करते हैं, वो ले लेते हैं और उसमें बेहतर भी हो जाते हैं लोग। सर, एक और बात थी, आपने बताया कि आप कहते हैं हम साहिब हैसियत लोगों को कहते हैं कि हम आप स्पॉन्सर करें एक पेशेंट को, अगर जैसे तो एक जनरल मैं एक आइडिया लेने के लिए पूछ रही हूँ, जैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनको बताना हो कि अगर एक बंदे को स्पॉन्सर करना हो, एनुअली करना हो या मंथली करना हो, तो उसकी कितनी कॉस्ट होती है? देखें, अगर कॉस्ट लगाते हैं तो 1000 पर डे एक बंदे का पड़ता है। उसमें साइकियाट्रिक मेडिसिन है, डॉक्टर है, 3 टाइम खाना है, कपड़े, लॉन्ड्री, नहलाना धुलाना, रेंट है जगह का, हर चीज़ मिला के 1000। मगर ये कि हम कहते हैं कम से कम अगर कोई स्पॉन्सर करे तो 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ वो दे हमें। और उससे ये कि वो जितने भी लोग अभी हैं हमारे पास ऐसे लोग जो लोग किसी ने गवर्नर हाउस के सामने खातून पड़ी, वो हमें कहा कि ले जाएं, वो अभी पे कर रहे हैं, कोई 5000 दे रहा है पर मंथ, कोई 10,000 दे रहा है पर मंथ। तो उसमें ये एक बाकी जो है वो हम वो कर लेते हैं अपनी तरफ से, उसमें जो ज़कात का होता है उसमें से वो हम करते हैं। तो ये कि इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो जाती है लोगों की, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। आखिरी सवाल जी, वो ये है कि अभी जो लेटेस्ट एक बिल पास हुआ है कि पेरेंट्स को निकालना बैन कर दिया गया है कि जी बच्चे जो हैं वो, आपको लगता है इससे कोई माशरे में कोई चेंज आए? क्योंकि ये भी ज़बरदस्ती का ही वो है ना कि आप नहीं कर सकते अब। हाँ, नहीं, इससे मैं नहीं समझता कि कोई ये, तो बल्कि और माँ बाप को जो है वो परेशान करने वाली, कौन माँ बाप चाहेगा अपनी औलाद के ख़िलाफ़ FIR कटवाए। बल्कि ये कि 2014 में एक बिल हमने पास करवाया 2014 में असम्बली में, और 2016 में पास हुआ, और वो सीनियर सिटीज़न के हवाले से 60 साल की एज के, क्योंकि प्राइवेट जो लोग हैं बेचारे आम लोग हैं, जैसे घरों में मासियाँ हैं, ड्राइवर हैं, और रोडों पे मज़दूर हैं, होटलों में काम कर रहे हैं और स्टोरों पे काम कर रहे हैं, इनके 60 साल के बाद क्या लाइफ है, उन लोगों के लिए हमने एक जंग लड़ी है जो 10-12 साल से। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो चुकी है। उसके लिए एक आज़ादी कार्ड हम इशू कर रहे हैं, वो नादरा करेगा, वो उसका फॉर्म वगैरह हम देते हैं, और 60 साल की एज का जो है उसमें उनको कुछ पेंशन मिलेगी थोड़ी सी, 8000 या 10,000 पर मंथ महीने की। अच्छा। और प्लस उसको मेडिकल फ्री होगा, और सफ़र उसका जो है वो फ्री है, जहाज़ का टिकट में अकल हाफ है, और बाकी सफ़र जो है वो। एंड दिस इज इन ऑल टियर्स, यानी हर सिर्फ सिंध में ये KPK में वैसे चल रहा है 2 साल से, सिंध में अभी ये जो ना स्टार्ट कर रहे हैं,
और इस पे हमारी मेरे ख्याल 24 तारीख को मिनिस्टर साहब से मीटिंग भी है। उसमें तमाम सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी अपना क्या नाम है सर, दारुलमान सेक्रेटरी, अपना बैतुल माल सेक्रेटरी, तमाम मेडिकल मिल के उनको बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये आज़ादी कार्ड एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये सहारा और एक और 2-3 NGOs हैं, इन्होंने मिल के हमने ये किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मुकम्मल हो चुका है ये। और ये 60 साल के जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एब्सोल्युटली, बहुत खुशी हुई आप आए। थैंक यू सो मच। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं दैट यू केम एंड यू टोल्ड अस अबाउट योर जर्नी। थैंक यू सो मच एंड होपफुली इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच राना साहब। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को उससे बहुत नॉलेज मिलेगी और उनको बहुत एक्सपोजर मिलेगा एज टू हाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन इन दिस एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। तो ये थी जी आज हमारी मुलाकात सहारा विलेज के जो करता धरता हैं, जो उसको रन करते हैं, राना आगा के साथ। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे में आजकल काफ़ी एक उरूज पर जा रही है कि जी पेरेंट्स के साथ आपका जो सलूक है या जो अब हमने माशरे में उनको एक जगह बना दिया है डिस्पोजेबल इनकम की तरह, वो डिस्पोजेबल प्लेट और ग्लास की तरह लोगों पेरेंट्स को बच्चे जो हैं या जो माजूर भाई बहन हैं उनको इस तरह के इदारों में जमा करा देते हैं। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो इस तरह के लोगों को ले लेते हैं और इसीलिए मैं आज इनको लाई थी ताकि आपको इनके इदारे के बारे में पता चले। एंड बिकॉज़ मैंने इनका इदारा ख़ुद विज़िट किया है, आई हैव सीन दैट दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अगर आपको इनके इदारे के बारे में या इस एपिसोड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ लुक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल हिज इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट डोनेशंस, अबाउट हाउ यू कैन डोनेट इज़ अंडर देयर। And if you like this episode, please comment and let us know what all other kinds of episodes you would like to see. Having said that, I will see you next week with a new episode and a new topic. Take care. Thank you.